एसोसिएशंस, काफ़ी सारी एसोसिएशंस हैं, उनके जो नेता लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं अपना उलू सुधारने में जो है वो कुछ लोग कामयाब भी हो गए। जैसे एक नेता जो आपके एसोसिएशंस के थे, वो तो उन्होंने एक पार्टी ज्वाइन कर ली, वहाँ पे बड़ा वो पूरा जम्मू कश्मीर का उन्होंने वो संभाल लिया। तो वो अभी भी कहीं ना कहीं डेली वेजर्स के इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये क्या है कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, उन पार्टियों ने कुछ नहीं किया, हम करेंगे। हालांकि लोगों को कहीं ना कहीं धोखा ही दे रहे हैं, जुड़े फिर भी उन्हीं के साथ हैं और उनके इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैटरडे और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। बात करेंगे आज डेली वेजर्स पे। जिस तरह से डेली वेजर्स के साथ कहीं ना कहीं 25-30 सालों से एक घोर जो एक अन्याय जो है वो लगातार किया जा रहा है, और पार्टीज जब भी आती हैं इलेक्शंस में उतरती हैं और उनके मैनिफेस्टो में भी रहता है कि डेली वेजर्स के लिए कोई ना कोई प्रावधान जो है वो ज़रूर निकाला जाएगा। हर एक पार्टी को देखने के बाद जब भाजपा की बारी आई, और भाजपा भी इसीलिए जो है लोगों ने उनको चुन के लाया था कि भाजपा के जो मैनिफेस्टो में, या प्रधानमंत्री हमारे जो नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए भी डेली वेजर्स का जिक्र किया था। इलेक्शंस में मैनिफेस्टो में रहा, उसके बाद जो डीडीसी इलेक्शंस हुए उसके मैनिफेस्टो में भी रहा कि डीडीसी जब जीत के आते हैं उसके बाद में जो है इन डेली वेजर्स के लिए कोई ना कोई पॉलिसी जो है वो फ्रेम की जाएगी, इनको परमानेंट किया जाएगा, पॉलिसी जो है वो बनाई जाएगी। और उसके बाद जो डेली वेजर्स जो स्ट्राइक पे गए हुए थे उनके साथ भी कहीं ना कहीं जो हमारे आज के एलजी मनोज सिन्हा जी हैं, उनके द्वारा ये वादा किया गया था कि आप डीडीसी इलेक्शंस जो हैं वो पुरअमन तरीके से हो लेने दें, उसके बाद जो है आपके लिए कोई पॉलिसी जो है वो फ्रेम की जाएगी। हालांकि अभी तक अगर डेली वेजर्स को कुछ मिला है तो वो सिर्फ आश्वासन मिला है, और डिपार्टमेंट अगर किसी के सर पे खड़े हैं तो वो सिर्फ डेली वेजर्स के सर पे खड़े हैं। और जिन लोगों की एलजी मनोज सिन्हा जी से मुलाकात हुई थी और ये जो बातचीत हुई थी, उनमें से एक रवि हंस जी भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या पूरी बातचीत वहाँ पे हुई थी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है न्यूज़ सैर इंडिया में। और जो आपकी बातचीत जो एलजी मनोज सिन्हा जी के साथ हुई थी इन डीडीसी इलेक्शन से पहले, क्या बातचीत हुई थी और क्या वादे किए गए थे? अरफाज जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद जो आप गरीब लोगों की काफ़ी मदद करते हैं, जो आवाज़ उठाते हैं। लेकिन हमारी किस्मत ही शायद ख़राब है कि सुनने वाला कोई नहीं है। जैसा आपने जिक्र किया कि एलजी साहब के साथ जो हमारी मीटिंग हुई थी 11 नवंबर 2020 को राजभवन के अंदर एलजी साहब के साथ हमारी मीटिंग हुई, जब हमारी एजिटेशन चल रही थी, जिसमें बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी और जुगल किशोर जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, ये दोनों वहाँ पे मौजूद थे। तो उस वक्त डीडीसी इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो चुकी थी। तो एलजी साहब ने हमें कहा था कि इस वक्त तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा क्योंकि अनाउंसमेंट हो चुकी है और मैं कॉन्स्टिट्यूशनल चेयर पे बैठा हूँ। तो पहले तो उन्होंने हमसे ये सवाल किया था कि 61,000 का आप तरीका बताइए कि हम कैसे आपको वन टाइम में सेटलमेंट करें। तो हमने उनको एक ऑफ़र दिया था कि जैसा कि 2014 में एक जब एनसी और कांग्रेस की सरकार थी तो एक प्रपोजल बना था जो कैबिनेट सब कमेटी ने बनाया था कि 3 फेज़ में रेगुलराइजेशन होगी। तो हमने उनको बताया कि आप रेगुलराइजेशन जो ऑलरेडी 60,909 लोगों के डाटा क्लियर जो कैबिनेट सब कमेटी ने किया हुआ, तो आप वही पैटर्न लागू करो। तो उन्होंने कहा था कि हाँ, ये तरीका ठीक है और इसी पैटर्न पे हमने भी मन बनाया कि इसी तरीके से आपको ऑब्जर्व किया जाएगा। और पर्टिकुलर पीएचई को जो है जल जीवन मिशन में जो पोस्टें आ रही हैं, तो जल जीवन मिशन में आप लोगों को कंसिडर किया जाएगा। तो ये इलेक्शन आप ख़त्म होने दो, तो इलेक्शन ख़त्म होते ही आपका रेगुलाइजेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये मनोज सिन्हा जी की वर्डिंग है। और जो पेंडिंग मसले हैं, जो डिपार्टमेंट के इंटरनल इश्यूज थे, जैसे हमारा पेंडिंग बेजिस का था, एक 12 वोचर का इलीगल राइडर जो डिपार्टमेंट की तरफ से क्रिएट किया गया था, उस इशू पे बात हुई। पीडीडी की तरफ से एसआरओ 381 की बात हुई कि जैसे अदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2007 तक 2011 तक भी लोग परमानेंट हुए हैं, लेकिन जम्मू और कठुआ डिस्ट्रिक्ट में जो पोस्टें कम होने की वजह से वो लोग परमानेंट नहीं हुए। तो उसके ऊपर उन्होंने उसी वक्त जो शैलेंद्र इनके जो थे कमिश्नर सेक्रेटरी थे, उनको फ़ोन किया था कि आप कल मेरे साथ आके मीटिंग करो। तो हमें कहा गया था कि 1-2 दिन के अंदर आपकी मीटिंग करवाई जाएगी, एक कमेटी बनेगी जो आपके डिपार्टमेंट के अंदर इशू हैं जो छोटे, जैसे पेंडिंग वेजेस का और 12 वोचर का राइडर है, उसके ऊपर कमेटी आपके साथ बैठेगी और बातचीत करके उन मसलों का हल जो है अपने लेवल पे करेगी। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है
कि मनोज सिन्हा जी का पूरे देश के अंदर एक विकास पुरुष के नाम से उनको जाना जाता है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई, आज 1 साल और 2 दिन हो गए, आज 13 नवंबर है और ये 11 नवंबर 2020 की बात है। 1 साल और 2 दिन होने के गुजर जाने के बावजूद ना वो कमेटी हमें मिली, ना ही हमारा कोई मसला आज तक हल हुआ। ना पेंडिंग वेजेस का, मिनिमम वेजेस के बारे में उन्होंने कहा था कि जैसे ही हमने सेंटर को लिखा हुआ है तो जैसे ही फंड्स हमें मिलेगा तो मिनिमम वेजेस एक्ट भी लागू हो जाएगा और पेंडिंग सैलरी आपकी दे दी जाएगी। पैसे की बात करें तो सेंटर की तरफ से 6300 करोड़ का जो बजट पीएचई डिपार्टमेंट को पर्टिकुलर दिया हुआ है, पिछले साल 1100 करोड़ का था, तो इस बार 5200 करोड़ फालतू मिला है। बजट की कोई कमी नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं। अगर उसमें से 3% पैसा अगर डेली वेजर को दे दिया जाए तो हमारी पेंडिंग सैलरी वन टाइम में ख़त्म हो सकती है, वो निकल सकती है। लेकिन पता नहीं क्यों कि सरकार ने, पिछली सरकारों ने एक तमाशा बनाया हुआ था कि फ्री में काम चलाना है, वो लोगों को कुछ नहीं देते थे, 200-500 दे के अपना काम चलाते थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में इस चीज़ को मुद्दा बनाया और ये लोगों के दिलों को ये बात अपील कर गई, क्योंकि नाइंसाफ़ी होती थी, वर्कर के साथ नाइंसाफ़ी हुई थी। उन्होंने सोचा कि ये लोग आज अगर वादे कर रहे हैं तो शायद हमारा कल, ये इन लोगों की सरकार आएगी, हमारा कल सुधर जाएगा, हमारा भविष्य जो बन जाएगा। इन लोगों के ऊपर भरोसा करके 2014 में डेली वेजर ने 99% वोट जो इनके पक्ष में किया और बाकी पब्लिक को भी अवेयर करके इनके एनसी और कांग्रेस के खिलाफ हम लोगों ने खुला प्रचार किया था कि इन लोगों को वोट नहीं करना है, इन लोगों ने हमारे साथ, हमारी ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ किया। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज 7-8 साल, लगभग 8 साल से सरकार केंद्र में बीजेपी की है। जम्मू के अंदर भी उन्हीं के एलजी बैठे हुए हैं, लेकिन आज भी जम्मू के लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाया। और मनोज सिन्हा जी जो एक विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, पता नहीं क्यों जम्मू के गरीब लोगों के साथ वो भी इंसाफ नहीं कर पाए। मैं तो कहता हूं कि आज उनकी छवि जो विकास पुरुष की थी, उनको अपनी छवि के साथ इंसाफ करना चाहिए और उनको ये उन्होंने जो वादे किए थे, हम और कुछ नहीं कह रहे हैं, हम सिर्फ उनके ऊपर ही छोड़ रहे हैं। जो वादा आपने किया था, आप अपना वादा पूरा करें ताकि आपकी जो इमेज बनी हुई है पूरे देश के अंदर, वो इमेज के साथ इंसाफ हो सके। रवि जी, कौन कौन लोग थे वहाँ पे जो मीटिंग का हिस्सा बने थे? भाजपा के कौन से नेता थे और आपके जो एसोसिएशन के कौन कौन लोग थे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी थे, जुगल किशोर जो मेंबर पार्लियामेंट जम्मू पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये मौजूद थे, वहाँ मैं मौजूद था, राजेंद्र सिंह ताज जो हमारे साथ थे वो मौजूद थे, पीडीडी से अखिल शर्मा थे और एग्रीकल्चर से राजन जी थे, भानु प्रताप जी थे। हम 5 लोग हम थे और 2 लोग जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट और जुगल जी थे। आपने उनसे पूछा नहीं कि आपने हमारी मीटिंग करवाई, बात करवाई, इतने हमें वादे करवाए, तो हमारा अभी तक मसला हल नहीं हुआ है, तो क्यों नहीं आप करवा रहे? देखिए, हम लगातार उनसे कई बार, एक बार नहीं, कम से कम उसके बाद भी हम 10 या 15 बार उनसे मिल चुके हैं और लेटेस्ट हम 3-4 दिन पहले भी रविंद्र रैना जी से मिले थे कि उन्होंने कहा था, जैसे पिछले बार हमारी चेन हंगर स्ट्राइक के दौरान भी रविंद्र रैना जी बीसी रोड में आए थे और उन्होंने वादा किया था कि एलजी साहब से आपकी बात करवाएंगे। लेकिन उस वक्त कोविड के कारण हम खुद कोविड पॉजिटिव हो गए और हम नहीं मिल पाए। अभी भी हमारा पूरा उनके साथ कॉन्टैक्ट चल रहा है और एलजी साहब के साथ हमारी जो बातचीत है, एक बार हम दोबारा बातचीत हमारी होने वाली है। अभी हमें टाइम नहीं मिला है, लेकिन हमारी बुकिंग हो गई है, वहाँ पे हमारे नाम भेज दिए गए हैं और अब उसके बाद क्या वो जवाब देते हैं, अगर वो कोई हमारे पॉजिटिव करते हैं, क्योंकि अब सिर्फ वादों से तो काम चलने वाला नहीं है। बहुत भरोसा था हमें मनोज सिन्हा जी पे कि, क्योंकि जैसे हमने उनको पूरे देश के अंदर नाम सुना था कि जब वो मिनिस्टर रहे हैं सेंटर के तो बहुत अच्छे काम उन्होंने किए। लेकिन पता नहीं क्यों कौन ऐसे लोग हैं जो कि हमारे ऊपर जब डेली वेजर की बारी आती है तो क्यों सारे आंखें बंद कर लेते हैं, या इन गरीबों का शोषण करने में इनको क्या खुशी मिलती है, मुझे आज तक समझ नहीं आई। रवि जी, जिस तरह से जो मीटिंग हुई थी आपकी और उसके बाद में जो डेली वेजेस में खासकर एक खुशी की लहर थी, एक बहुत मतलब ना खुश थे सारे कि अब मतलब कोई पॉलिसी आ जाएगी, कोई मतलब हमारे लिए कोई खुशखबरी आ जाएगी, लेकिन वैसा हुआ नहीं। तो आपके दिल में क्या चल रहा था? आप वहाँ पे एकदम से सुन के बाहर आए थे, आपने क्या किया? उसके बाद आपका रिएक्शन क्या था? आपको लगा था कि ये इतना लंबा संघर्ष जो है अब ये इस पर विराम लगेगा और हम भी, हमारे परिवार के लोग या हमारे जितने भी एसोसिएशन के लोग हैं, वो भी एक राहत की सांस लेंगे? देखिए अरफात जी, जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी चेयर जो एलजी साहब की थी, और ये जब हमने उनको पूरी स्टोरी बताई 1962 से लेके जिस तरीके से डेली वेजर एंगेज होते रहे, जिस तरीके से उनको रेगुलाइज किया जाता था, या 94 में कैसे लगे,
और आज तक जो हालात थे हमने पूरा उनको ब्रीफ किया। जब उनको सारी ब्रीफिंग करने के बाद एलजी साहब के मुंह से खुद निकला था कि ये जम्मू के लोगों के साथ बहुत बड़ी बेइंसाफ़ी है, इनके साथ बहुत शोषण हुआ है। तो उस वक्त हमें, और जब हम मीटिंग ख़त्म होने के बाद जब हम आने लगे तब उन्होंने कहा था कि आप मेरे दरवाजे से मायूस मत जाना, जो बेस्ट वे आप पॉसिबल होगा वो मैं आपके लिए करूँगा। तो हमें एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस था कि आज जम्मू की चेयर का सबसे बड़ा, चेयर पे बैठा हुआ सबसे बड़ा आदमी, जो सबसे बड़ी चेयर पे बैठा हुआ है, आज उसने वादा किया है। और हमें बहुत खुशी थी कि अब हमारा कुछ ना कोई मसला हल होगा, हमें इंसाफ मिलेगा। लेकिन फिर वही बात है कि बहुत बड़ा अफसोस है हमें कि पता नहीं कि सरकारें या कौन लोग ऐसे हैं कि जो इस चीज़ को नहीं होने दे रहे। आए दिन नए नए शोशे उड़ाए जाते हैं कि आज डेली वेजर का ये हो रहा है, आज वो हो रहा है। अभी सुनने में आ रहा है कि जैसा रविंद्र रैना जी का भी 1-2 दिन पहले मैंने इंटरव्यू देखा, तो वो उनकी एक बातों से कुछ लगता है कि सरकार मिनिमम वेज जो एक्ट जो कह रहे हैं, हम तो यूटी का रेट मांग रहे हैं कि मिनिमम वेज एक्ट जो एज़ पर दिल्ली यूटी, अगर आपने असेंबली यूटी बनाई है तो दिल्ली पैटर्न पे बनाई है, तो दिल्ली पैटर्न पे हमें यूटी का रेट मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सरकार का एक सरकार गुमराह कर रही है लोगों को। मिनिमम वेज रिवाइज जो होना था हमारा 2017 में हुआ था, 2020 में 3 साल के बाद मिनिमम वेज रिवाइज होता है, वो 2020 में होना था, लेकिन वो नहीं हुआ। उस मिनिमम वेज को रिवाइज करने में जा रही है, लेकिन लोगों के अंदर एक र्यूमर फैला दिया गया है कि मिनिमम वेज एक्ट लागू कर रहे हैं। लेकिन मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये मिनिमम वेज एक्ट नहीं है, ये मिनिमम वेज रिवाइज करने की तैयारी सरकार ने कर ली है। जैसा कि रविंद्र रैना जी की वर्डिंग है कि 9-10 हज़ार से कुछ होने वाला नहीं है, हम चाहते हैं कि 18-20-25 हज़ार इनको मिलना चाहिए। उससे ये लगता है कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा 9-10 हज़ार डेली वेजर को सैलरी देने के लिए कुछ तैयारी कर रही है। तो हम सरकार से बार बार अपील कर रहे हैं, हमारी डिमांड जो रेगुलराइजेशन जो हमारी डिमांड है वो पहली प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। आपने कितने लोगों को करना है, कितने फेज़ में करना है, फेज़ मैनर में करना है, वन टाइम करना है, ये सरकार देखे, लेकिन हमें रेगुलाइजेशन चाहिए। शुरुआत तो हो कहीं से। शुरुआत होना जरूरी है, क्योंकि हमारे जो लोग 94-95 में लगे हुए हैं वो रिटायर हो गए हैं, और बहुत सारे लोग रिटायरमेंट की कगार पे खड़े हैं। उनको अगर आज 9-10 हज़ार सरकार 12 हज़ार भी दे देती है तो उनको कुछ नहीं मिलने वाला, वो खाली हाथ जाने वाले हैं। इसलिए हम सरकार से कह रहे हैं हमें रेगुलाइजेशन चाहिए। आप कितने लोगों को किस फेज में कैसे करना चाहते हैं वो आप देखें, वो सरकार देखे। हम सरकार के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार को चाहिए कि जो हमारा रेगुलाइजेशन का मुद्दा सबसे पहले हल होना चाहिए। तो रोहित जी, आपके जो एसोसिएशंस, काफ़ी सारी एसोसिएशंस हैं, उनके जो नेता लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं अपना उल्लू सुधारने में जो है वो कुछ लोग कामयाब भी हो गए। जैसे एक नेता जो आपके एसोसिएशंस के थे, वो तो उन्होंने एक पार्टी ज्वाइन कर ली, वहाँ पे बड़ा वो पूरा जम्मू कश्मीर का उन्होंने वो संभाल लिया। तो वो अभी भी कहीं ना कहीं डेली वेजर्स के इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कह के कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, उन पार्टियों ने कुछ नहीं किया, हम करेंगे। हालांकि लोगों को कहीं ना कहीं धोखा ही दे रहे हैं, जुड़े फिर भी उन्हीं के साथ हैं और उनके इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए, ये आपने अभी सवाल कर लिया, मैं इस पर कोई रिएक्शन देना नहीं चाहता था, लेकिन एक बात अब कहना जरूरी हो गया। उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की, अगर वो अपनी कोई पार्टी बनाते हमें खुशी होती, क्योंकि आज जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं, लोगों को ऑप्शन की ज़रूरत है, ये मानने वाली बात है। क्योंकि हमने सभी देख लिए, पीडीपी, बीजेपी, एनसी, कांग्रेस, पैंथर, सबको देख लिया, सब लोग सरकार में रहे। आज ऑप्शन की ज़रूरत थी, सब्स्टिट्यूट होना चाहिए था। लेकिन फिर लोगों को कहना कि बीजेपी कुछ नहीं कर रही, पहले आप ये देखिए वो किस पार्टी के साथ जुड़े हैं। अगर वो उस पार्टी का गठबंधन किसके साथ है, एक तरफ वो उनके जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं वो जम्मू में आते हैं, वो मोदी जी की तारीफ़ करते हैं, वो 370 हटने की तारीफ़ करते हैं, वो बहुत बड़े वादे करते हैं, जी मोदी जी ने ये कर दिया, बहुत अच्छा हो गया, जम्मू को ये मिल गया। भाई क्या मिला जम्मू को? गठबंधन में है, उनके कोटे से मंत्री बने हुए हैं। और लोगों को ये कहना कि बीजेपी कुछ नहीं कर रही, हम करेंगे, तो कहाँ से होगा? ये लोगों को भी समझना पड़ेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो पॉलिटिकल आदमी है वो किसी का सगा नहीं होता, ये हम देख चुके हैं। ठीक है, आज हम भी पॉलिटिकल लोगों के पास जा रहे हैं, लेकिन हम अपने मसलों को के लिए जा रहे हैं। हम आज उनकी पावर में है, आज उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। हम तो कह रहे हैं कि भाई हम पैर भी पकड़ेंगे आपके, हम आपकी गुलामी भी करेंगे, लेकिन हमारा मसला हल होना चाहिए। लेकिन ये पॉलिटिकल लोग जो होते हैं वो चाहे किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, ये सिर्फ अपना मतलब देखते हैं।
डेली वेजर को अब जागना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आपको जिनको लीडरी करनी है वो लीडरी करे, वो आज भी छोड़ के चले जाएं। और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अभी भी हैं, जो आज भी राजनीति कर रहे हैं। हम लोगों को पहले भी कहते थे कि कुछ मुद्दे जो होते हैं, हमने देखा पिछले दिनों बहुत सारी एजिटेशनें हुई, बड़े बड़े जलसे हुए, लेकिन उनको सही ट्रैक पे कोई नहीं लाया। कभी बात चलती थी जब 60,000 लोग थे तो क्या ज़रूरत थी 1 लाख 1.5 लाख की बात करने की। सरकार के आगे गुमराह करने वाले यही लोग हैं। इन लोगों ने ऐसा हुआ बना दिया। अगर रहबर एक खेल है, उनका एसआरओ अलग है, उनको बीच में शामिल करना बनता ही नहीं था। अगर एसपीओज हैं वो सेंट्रल डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं, उनके लिए एसआरओ अलग बनेगा। रहबर तालीम है, उनके लिए ऑलरेडी एक एसआरओ है। तो डेली वेजर जो है वो 60,909 था, आज उसमें से भी कम हो गया है। उसमें से बहुत सारे साथी हमारे बेचारे अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं, बहुत सारे साथी रिटायर हो गए हैं। आज लगभग 55-56 हज़ार के साथ आसपास फिगर होगी। लेकिन जब सरकार के सामने डाटा जाता है, कभी 1 लाख 5 हज़ार का, कभी खुद कहते हैं कि 1.5 लाख डेली वेजर है, सरकार भी कन्फ्यूज हो जाती है। जो कदम आगे बढ़ाने वाला होता वो सरकार भी पीछे हट जाती है। हम सीधा कह रहे हैं कि जो सरकार, पिछली सरकार ने एक कैबिनेट सब कमेटी, एक रिस्पॉन्सिबल चेयर थी, उन्होंने जब एक डाटा फिगर कंप्लीट की हुई है तो उसमें ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर उसके बाद किसी ने गलत तरीके से, 2014 सितंबर का ये डाटा है और 2000 सितंबर में ही फ्लड आया था, उसके बाद हमारी 2 महीने के लिए स्टेट जो है बिल्कुल डिस्टर्ब रही। उसके बाद इलेक्शन अनाउंस हो गए, कोड ऑफ कंडेम्प्ट था। कोड ऑफ कंडेम्प्ट के बाद जब सरकार बनी, 1 मार्च को सरकार बनी और 17 मार्च को बैन लग गया। आज के बाद डेली वेजर कोई नहीं लगाया जाएगा। मुझे ये बताइए, अगर वो सितंबर में डाटा 60,909 था तो 40,000 डाटा कहाँ से बढ़ गया? वो सिर्फ एक कन्फ्यूजन जो है वो सरकार की नज़रों में क्रिएट की गई है कि ये गरीबों का मसला हल नहीं होना चाहिए। हम सरकार से आज भी कहते हैं, हमारा सीधी बात, 60,000 लोग थे, आज उसमें से कम हुए हैं, बड़े नहीं हैं। अगर कहीं गलत हुआ तो वो डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा, या वो लीडर साबित करें कि भाई हाँ 1.5 लाख लोग हैं या 1.25 लाख लोग हैं, क्योंकि इन लोगों ने ही कहीं ना कहीं सरकार को मिसगाइड किया हुआ है। तो हमारा सीधा सरकार से यही एक अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि भाई जो जेन्युइन लोग, जो आपको लगता है ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हैं, हम नहीं कहते, हमें भी मालूम है कहीं डिपार्टमेंट के अंदर कहीं कहीं हेरा फेरी हुई है, तो वो सरकार का काम है, हम सरकार के साथ खड़े होंगे। जहां अगर कहीं लगता है कि गलत हुआ उसको आप सामने लाइए, लेकिन जो गरीब लोग काम कर रहे हैं, ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, उनके साथ तो इंसाफ होना चाहिए और इन सरकारों को इंसाफ करना पड़ेगा। और मैं बीजेपी के प्रेसिडेंट ने अभी 2 दिन पहले जेके मीडिया पे मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, वो बार बार कह रहे थे कि हम करने वाले हैं, कभी कहते हैं कि हम हमारा चीफ मिनिस्टर आएगा तब हम करेंगे। तो मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ, बीजेपी को ज़मीनी हकीकत को समझना पड़ेगा। आज आपके पास मौका है, कल आपका हाल भी यही होगा जो आज एनसीपीडीपी कांग्रेस का हो रहा है, कोई और आ जाएगा। आज आप देखो, पंजाब की स्टेट ने 2 दिन पहले 36,000 लोगों को परमानेंट करने का फैसला किया है। आखिर वो सरकार, एक इंडिपेंडेंट स्टेट, अगर वो 36,000 लोगों को कर सकती है तो आपको रेगुलाइजेशन करने में क्या प्रॉब्लम है? अगर आप कह रहे हो, आप खुद कह रहे हो कि हम चाहते हैं कि इनकी 25,000 तक सैलरी होनी चाहिए, अगर आप 25,000 सैलरी एज ए डेली वेजर देने के लिए तैयार हो या आपकी मंशा है, तो आपको रेगुलाइजेशन करने में क्या प्रॉब्लम है? रेगुलाइज करने के बाद भी तो हमारी सैलरी 20-22 हज़ार बनेगी, वो तो आपको ज़्यादा फ़ायदे में रहेगा। इसलिए हम सरकार से भी और इन लोगों से भी कहना चाहते हैं कि आप ज़मीनी हकीकत को समझें और ज़मीनी तौर पे देख के कोई फैसला करें। रेगुलाइजेशन के बिना हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। ये आंदोलन जो है ये तेज़ होते जाएंगे जब तक हमारी रेगुलेशन होगी नहीं, क्योंकि मिनिमम वेजेस हमारी तीसरे नंबर पे डिमांड है। हमारी पहली 2 प्रायोरिटी डिमांडें हैं। पहली डिमांड जो है हमारी रेगुलाइजेशन है, उसके बिना कॉम्प्रोमाइज़ कोई नहीं होगा। चलो, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और डेली वेजर्स के साथ अगर आज तक कुछ होता आया है तो वो सिर्फ आश्वासन मिलता रहा है, और आता समय ही बता पाएगा क्या इन डेली वेजर्स को रेगुलाइजेशन पॉलिसी मिलेगी या नहीं मिलेगी। वो आने वाली सरकारें या आने वाला समय ही बता सकेगा, लेकिन अभी तक अगर इनको कुछ मिला है तो वो सिर्फ आश्वासन। इसी तरह के मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 7 इंडिया में। अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।